एक भारतीय होने के नाते जितनी पीड़ा और वेदना मुझे है, मैं उम्मीद करता हूं कि सबको होगी। कश्मीर में अगर बीन बीन करके निस्तारण हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, तो हरियाणा में भी हो सकता है। उसको इस तरीके से कि इलेक्शन के मद्देनजर कोई दंगा कर देगा, हमारे पुलिसकर्मियों को शहीद कर देगा, थाने में बंद करके आगजनी कर देगा, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। उनका संबंध किसी से हो, वास्तविकता ये है मनु मनेसर एक जघन्य दोहरे हत्याकांड का आरोपी है और उसको कोई औचित्य नहीं कि थाने में बुला करके उसका माल्यार्पण किया। यूपी में अगर ये हुआ होता, अब तक वहाँ बुलडोजर की फौज लग गई होती। जिन जिन लोगों ने अवैध निर्माण किए हैं, अपराधियों के, अब आप पूछेंगे बुलडोजर किस कानून से, क्योंकि राजनेता बहुत पूछते किस कानून से। पहली चीज, अगर आप राजनेता हैं तो कानून खुद पढ़ लीजिए। बिना दंड के राज्य अधिकार नहीं चलता है। नूह का एक विशेष स्थान है, ये साइबर क्राइम का एपी सेंटर है। वहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी, बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मोनू मनेसर की गलती ये थी कि चुनौतीपूर्ण बातें, धमकी देना और इस तरीके के वातावरण को विषाक्त करना। वातावरण विषाक्त दोनों पक्षों ने किया है। आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, हाथ पैर बुलंद करने का कष्ट न करें, वरना पुलिस ने अगर हाथ पैर अपना बुलंद कर दिया तो मनु मनेसर जी लेने के देने पड़ जाएंगे। अब प्रदेश और नूह कुर्बानी मांग रहा है और कुर्बानी देने में प्रमाद न करें। ये पुण्य काम वहाँ के डीएम-एसएसपी का है। यूपी में अगर ये हुआ तो एक तो होता नहीं, अगर होता तो आपके सामने नज़ीर है विकास दुबे की, मुख्तार की जो अभी जेल में है, और अशरफ और अतीक की मिसाल आपके समझने के तक की बहुत आदर्श है। लेकिन यहाँ संदेश बड़ा कड़ा है। पुलिस की हत्या करेंगे, थाने पे हमला करेंगे तो अपनी मौत का वारंट आप खुद साइन करेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट कह रहा है कि नहीं, ये बुलडोजर यूपी से मंगा लो। अर्बन डेवलपमेंट एक्ट सेक्शन 27 में दिया है, अवैध निर्माण राज्य की संपत्ति पे होगा, उसमें बिना नोटिस किए भी बुलडोजर चल सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। हरियाणा की नूह की हिंसा आप और हम सभी जानते हैं। एक ऐसी हिंसा जो लगातार लोगों के मन में भय उत्पन्न कर रही है कि अब कोई आएगा और हमें मारकर चला जाएगा। ऐसी हिंसा जिसे सुनकर आज सभी भय में हैं। ऐसे में आज इस हिंसा पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी, जिनसे हम जानकारी लेंगे कि इस तरह की हिंसाओं पर किस तरह से रोक लगाई जा सकती है और किस तरह इन अराजक तत्वों को हाथ में लिया जा सकता है, कैसे इन पर सिकंजा कसा जा सकता है। इसी जानकारी के लिए अब चर्चा को शुरू करते हैं और मिलवाते हैं आपको एक्स डीजीपी विक्रम सिंह जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अंजलि, बड़ी कृपा की कि आपने कष्ट किया। मेरा अहोभाग्य कि आपके प्रतिष्ठित चैनल पर उपस्थित होने का अवसर मिला और उस विषय के ऊपर जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा दुख, क्षोभ और आत्मचिंतन करने का मुझे अवसर मिला है। और मुझे केवल यही कहना है, एक भारतीय होने के नाते जितनी पीड़ा और वेदना मुझे है, मैं उम्मीद करता हूं कि सबको होगी। नूह में जो हुआ ये एक प्रशासनिक ट्रेजेडी है और किस प्रकार व्यवस्था नहीं करनी चाहिए उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सर, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि नूह की हिंसा, इलेक्शन आने के टाइम पर इस तरह की हिंसाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये अराजक तत्व कहां से आते हैं और किस तरह से इन पूरी हिंसाओं को अंजाम देते हैं, कैसे इन पर काबू पाया जाएगा? अंजलि जी, इच्छा शक्ति हो तो अराजक तत्व की हिम्मत नहीं है कि आपके सामने आके बैठ जाए। अराजक तत्व तो हर जगह है। कश्मीर में अगर बीन बीन करके निस्तारण हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, तो हरियाणा में भी हो सकता है। इलेक्शन आते हैं और जाते हैं। भारत और भारत की जनता के अधिकार, मानवाधिकार, वो इटर्नल है, अक्षुण्ण है। उसको इस तरीके से कि इलेक्शन के मद्देनजर कोई दंगा कर देगा, हमारे पुलिसकर्मियों को शहीद कर देगा, थाने में बंद करके आगजनी कर देगा, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। जो चूकें हमने की हैं, ज़रा मैं 5 बिंदु आपको बताऊंगा। ऐसी जब व्यवस्था होती है तो आकाश से 900 प्राणी नहीं उतर आते हैं। उन 900 प्राणी इकट्ठा करने में लोगों को आप दावत देती हैं, वो भी नहीं आते हैं। 900 आदमी कैसे इकट्ठा हो गए? 20 जुलाई से सोशल मीडिया के ऊपर आपत्तिजनक बयानबाजी, आवाहन कि तुम आ जाओ, जीत गए तो तुम गाजी और मारे गए तो तुम शहीद, ये सब चीज़ें स्वीकार नहीं। पुलिस क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? और जब इस तरीके के जुलूस की अनुमति दी गई थी,
ये तीसरी बार जुलूस निकल रहा था। आपकी जिम्मेदारी थी कि जुलूस के आगे, मध्य में और पीछे सशस्त्र पुलिस बल, महिला पुलिस बल, अग्निशमन सेवाएं ये सब मौजूद रहती। एक एक घर की छतों की तलाशी होती कि उस पर पेट्रोल बॉम्ब ना हो, गुलेल ना हो, पत्थर और इस तरीके की आपत्तिजनक सामग्री ना हो। हकीकत ये है कि आपने जुलूस के पहले जो प्रिवेंटिव एक्शन होता है कि जो भी उभरते हुए कलाकार हैं, जिनके पर निकल रहे हैं, उनको 24 घंटे पहले धारा 151 सीआरपीसी में और 107-16 सीआरपीसी के अंतर्गत पाबंद कर देते हैं, निरुद्ध कर देते हैं। उनके खिलाफ मुचल के 20-20 लाख के, कि अगर आपने कोई बवाल करने की जहमत फरमाई तो 20 लाख रुपए जमा करने होंगे। कोई आगजनी होती तो जो आगजनी होगी उसकी भरपाई आप करेंगे। जो जायज़ हथियार है लाइसेंसी वो पुलिस रखवा लेती है, नाजायज़ की तलाशी करती है, उनको रखवा लेती है। जो आपराधिक तत्व होते हैं उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट के पहले ही बड़े घर भेज दिया जाता है। यहाँ पर मोनू मनेसर मुझे याद नाम आ रहा है, बिल्लू बजरंगी 2 नाम आ रहे हैं। कैसे चुनौती दे रहे हैं? चुनौती देने का तो ये कोई अवसर नहीं, पुलिस ने क्यों उनको गिरफ्तार किया? बल्कि मुझे बताया ये कि मनु मनेसर को तो पुलिस कार्यालय में और गवर्नमेंट ऑफिसेज में बुला करके उनके साथ नागरिक अभिनंदन उनका किया गया। ये चीज़ बिल्कुल स्वीकार्य है। पुलिस इन सब चीज़ों से ऊपर है। उनका संबंध किसी से हो, वास्तविकता ये है मनु मनेसर एक जघन्य दोहरे हत्याकांड का आरोपी है और उसको कोई औचित्य नहीं कि थाने में बुला करके उसका माल्यार्पण किया जाए। दूसरी चीज़, जिस तरीके से दूसरे पक्ष ने तैयारी की, जगह और मोर्चे लिए, हथियारों की नाजायज़, और ये बताया गया कि मोर्टर भी तैयार किए गए। हम क्या कर रहे हैं? जब मैं कह रहा हूँ तो पुलिस क्या तैयारी कर रही थी? पुलिस को चाहिए कि ऐसी तैयारी कर लेते कि एरिया डोमिनेशन, एक्शनेबल इंटेलिजेंस और जो आपराधिक तत्व हैं उनमें ऐसा भय पैदा कर देते आपराधिक तत्वों में कि कोई ऐसा दुस्साहस अंजलि जी नहीं करता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में मतलब नाकामी बताई जा रही है शासन की भी और प्रशासन की भी। सरासर नाकामी है और वो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बाद में आपने कार्रवाई की, विलंब से की। मुझे बताया गया है कि उसमें FIRs हो गई हैं, लगभग 150 गिरफ्तार भी किए गए हैं, बहुत कम गिरफ्तार किए गए हैं। मैं तो ये जानना चाहूँगा कि रासुका के अंतर्गत कितनों को निरुद्ध किया गया, UAPA के अंतर्गत कितने निरुद्ध किए गए, कितने नाजायज़ हथियार बरामद किए गए। इस वक्त तो प्रशासन नंगी तलवार बन के आ जाता है, जो रास्ते में आता है उसको रौंद दिया जाता है। भय और आतंक, आप कहेंगे भय और आतंक के लिए तो पुलिस है नहीं, तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र आम शहरियों के लिए है, कानून मानने वालों के लिए है। बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है और उस दंड के लिए ये ज़रूरी था कि जो भी आपराधिक तत्व थे उनको पहले, नहीं तो अब और अभी भी जो फरार हैं उनके पोस्टर्स छप जाने चाहिए। 2-2 लाख का इनाम होना चाहिए कि ये मफरूर पलायित अपराधी हैं, ये भगोड़े अपराधी हैं, जिंदा या मुर्दा जो लाएगा 2 लाख का इनाम दिया जाएगा। क्यों नहीं किया हमने अब तक? ऐसे में जिस तरह से चुनौती दी गई थी, कहा गया था कि हिंसा हो सकती है, उसको रोकने के बजाय जहां जिस तरह से वो इलाका है, कहा जाता है कि नूह में 80% आबादी जो है वो मुसलमान की है, उसके बावजूद वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो ना बनाना कहीं ना कहीं जो प्रशासन की नाकामी बताया जा रहा है। तो ऐसा असर अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकता था, लेकिन वहां की सरकार ही इतनी मतलब नाकाम क्यों हुई? बीजेपी की सरकार तो हमेशा ये दावा करती है कि हमारी सरकार में, हमारे शासन में बहुत ज़्यादा सुविधाएं और सुरक्षा दी जाती है। शासन और प्रांतों में प्रशासनिक व्यवस्थाओं में मूलभूत अंतर हो सकता है, मौलिक सब एक तरह समानता है। लेकिन एक परिवार में 4 भाई हैं, चारों भाई के नंबर अलग अलग आते हैं। आप उत्तर प्रदेश में कर लें, आप यूपी में अगर ये हुआ तो एक तो होता नहीं, अगर होता तो आपके सामने नज़ीर है विकास दुबे की, मुख्तार की जो अभी जेल में है, और अशरफ और अतीक की मिसाल आपके समझ नहीं कहता कि बहुत आदर्श है। लेकिन यहाँ संदेश बड़ा कड़ा है। पुलिस की हत्या करेंगे, थाने पे हमला करेंगे तो अपनी मौत का वारंट आप खुद साइन करेंगे, कोई बचाने वाला नहीं है। पुलिस का यहाँ 2 होमगार्ड हमारे शहीद हुए हैं, इंस्पेक्टर के पेट में गोली लगी है, डिप्टी SP के सर में गोली लगी है, 3 हमारे पुलिसकर्मी ICU में है। तो ऐसी परिस्थिति में इन्होंने अपनी मुसीबत का वारंट खुद साइन किया है और ऐसा इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि इनके 7 पुष्ट ठर्रा जाते। लेकिन उस तरह की कार्रवाई अभी भी मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ बड़ी बेकरारी से अंजलि।
तो ऐसे में जिम्मेदार आप किसे ठहरा रहे हैं कि इस पूरी हिंसा का जिम्मेदार कौन? लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी और स्थानीय प्रशासन, उनकी जिम्मेदारी थी कि आपराधिक तत्वों को एक नसीहत दे देते। जो हम करते हैं सुरक्षा समितियों का, शांति समितियों का गठन करना, लोगों को हमवार करना, पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग के एक्सपेरिमेंट्स करना और लोगों में ये कड़ा संदेश दे देना कि आपने कोई दुस्साहस न करे, और दुस्साहस करेंगे तो इसके बड़े भयावह परिणाम होंगे आप सबके लिए। यूपी में अगर ये हुआ होता, अब तक वहाँ बुलडोज़र की फौज लग गई होती। जिन जिन लोगों ने अवैध निर्माण किए हैं, अपराधियों के, अब आप पूछेंगे बुलडोज़र किस कानून से, क्योंकि राजनेता बहुत पूछते किस कानून से। पहली चीज़, अगर आप राजनेता हैं तो कानून खुद पढ़ लीजिए। आप ऐसे थर्ड रेट राजनेता बातें, जिसके कहते हैं बातें 9 लाख की सुन लीजिए अपराधियों के पक्ष में, अपनी सस्ती लोकप्रियता को। आप जिस कोर्ट में भी गए, आप मुंह की खा के आए हैं। कैलकाटा हाई कोर्ट कह रहा है कि नहीं, ये बुलडोज़र यूपी से मंगा लो। अर्बन डेवलपमेंट एक्ट सेक्शन 27 में दिया है, अवैध निर्माण राज्य की संपत्ति पे होगा, उसमें बिना नोटिस किए भी बुलडोज़र चल सकता है। आपकी संपत्ति पे किसी ने बनाया है तो ये आपका अधिकार है कि अपनी या किसी और की संपत्ति में वांछित न्यूनतम बल प्रयोग करके अपने आप को बचाव कर सकती हैं। ये कानूनी प्राविधान है। लेकिन अगर आपको, दरअसल अपराधी आपके कमाऊ पूत हैं, कैसे आप उसके विरुद्ध एक शब्द कहेंगे? आप नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको अपनी स्वार्थ सिद्धि करनी है, आपको तुच्छ राजनीति करनी है, आपको तुष्टीकरण करना है। क्यों? वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते हुए। इसलिए ये ज़रूरी है राष्ट्र हित में जो अपराधी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिंदू या मुस्लिम, अपराधी किसी बिरादरी का हो, अगर उसने पुलिस पे हमला किया है, पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है और इस तरीके का आक्रमण हमारे जुलूस पे जिसको की अनुमति प्राप्त थी और ये तीसरे साल का जुलूस था, उनको ऐसी सज़ा मिले कि बाकी ज़िंदगी सलाह के पीछे हो, और ज़रूरत पड़े तो जो जिन्होंने हत्याकांड किया है उनका भी अंतिम संस्कार सलाह के पीछे ही हो। एक तरफ इस पूरी हिंसा को धार्मिक हिंसा के तौर पर देखा जा रहा है, तो ऐसे में ये धार्मिक हिंसाएं जो देश में लगातार अलग अलग राज्यों में हो रही हैं, इन पर कैसे काबू पाया जा सकता है? कैसे हमारा जो प्रशासन है वो सख्ती से कार्रवाई करेगा और कैसे इन पर रोक लगेगी? बिना दंड के राज्य अधिकार नहीं चलता है। नूह का एक विशेष स्थान है, ये साइबर क्राइम का एपी सेंटर है। वहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी, बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे कि जो भी गलत सलत बिना नाम के गुमनाम सिम कार्ड्स चल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सिम कार्ड्स चल रहे हैं, गलत और चोरी के मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं, उनको चिन्हित करके निष्क्रिय करना होगा। और जो आपने कहा कि इस तरीके करते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, बिना दंड के राज्य अधिकार नहीं चलता है। सबसे पहले आप जिन लोग आपराधिक तत्व हैं उनके खिलाफ दंड, जो शरीफ हैं उनको संरक्षण, उनकी सुरक्षा, जो नाजायज़ कृत्य हो रहे हैं, साइबर क्राइम अगर हो रहा है, नाजायज़ हथियार बन रहे हैं, बताया जाता है कि नूह में मोटर भी इस्तेमाल हुए, जाहिर है कि फ़ौज का तो मोटर होगा नहीं, कॉटेज इंडस्ट्री ने बनाया होगा, उन सबको करें निष्क्रिय, और जनता को सुरक्षा कवच आपका पहनाना, और ऐसा काम करें कि हिंदू मुस्लिम हमारे हैं और हम हिंदू मुस्लिम के हैं, सब हमारे हैं और हम सबके हैं, लेकिन अपराधी किसी का नहीं है। और आप ये मान के चलिए कि अगर आपने अपराध किया है, आपने धार्मिक जुलूस के ऊपर आक्रमण किए हैं, सोशल मीडिया पे जाके हेट स्पीच दी है, तो इसके परिणाम होंगे, परिणाम आप भोगेंगे और आपका परिवार भोगेगा। ऐसे में मैं जो अपराधी आप बता रहे हैं कि मोनू मानेसर पर आप आरोप लगा रहे हैं, उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना था, उसमें वो साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने ये नहीं कहा था कि हमारी जुलूस पर, हमारी यात्रा पर आप पथराव कीजिए, आप हिंसा भड़काइए, मैंने तो केवल अपने आने की चुनौती दी थी। ऐसे में वो पहुंचे नहीं वहां पर, और उनका चुनौती देना कहीं ना कहीं जो ललकार थी, उस ललकार से कहीं ना कहीं जो दूसरा पक्ष था वो भड़क उठा। दोनों किसने शुरुआत की ये तो मुझे नहीं मालूम है। मोनू मानेसर की गलती ये थी कि चुनौतीपूर्ण बातें, धमकी देना और इस तरीके के वातावरण को विषाक्त करना। वातावरण विषाक्त दोनों पक्षों ने किया है, और जिन जिन ने वातावरण विषाक्त किया है, मोनू मानेसर, बिल्लू बजरंगी या जो भी नाम हो उनका, इसके अलावा एक साहब जो अपने को पाकिस्तानी तखल्लुस लगाते हैं वो,
और पाकिस्तानी सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं वो, सबसे पहले वो, और जिन्होंने एक हुजूम बना करके बड़ी एक्टिंग करके, जैसे लगता है कि काले या टमाटर रंग की टी शर्ट पहन करके जिन्होंने धमकाने की कोशिश की, ये सब सलाख के पीछे होने चाहिए और जाने चाहिए जेल, और कुछ वर्षों तक जरा अपना दिमाग वहाँ ठंडा कर ले। ऐसे में मोनू मानेसर कहते हैं कि मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, गौ रक्षा के लिए मैं हमेशा आगे रहता हूँ। जहाँ गौ की तरक्की की जाएगी वहाँ पर मैं अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करूँगा। पुलिस तो बाद में आएगी, मैं पहले पहुँचकर वहाँ सबको रोकूंगा। ऐसी सामाजिक कार्य का क्या फ़ायदा जहाँ हिंसा भड़क रही है? आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, हाथ पैर बुलंद करने का कष्ट न करें, वरना पुलिस ने अगर हाथ पैर अपना बुलंद कर दिया तो मनु मनेसर जी लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी आपने रॉन्ग नंबर डायल किया है। मेरा आपको मशवरा होगा, नसीहत भी होगी, कानून को माने। अगर आपको कोई अभिसूचना है या कोई अपराध की जानकारी है तो पुलिस को सूचना दे। कानून अपने हाथ में लेना, लोगों की हत्या करना, ये अधिकार आपको किसने दे दिया है? ऐसे में जो एक बड़े अधिवक्ता के रूप में हम जिन्हें जानते हैं, कपिल सिब्बल जी, उन्होंने 3 सवाल पूछे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जितनी भी एफआईआर हुई हैं उसमें किसी भी हिंदू संगठन के नेता का या कार्यकर्ता का नाम नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं जो एफआईआर है उनमें केवल और केवल मुसलमानों को अराजक तत्व बताया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि मुन्नू मानेसर हो गए और ऐसे तमाम जो किसी भी धर्म के हों वो सभी अपराधी हुए। तो ऐसे में एफआईआर तो साफ तौर पर कह रही है कि मुसलमान ही कहीं ना कहीं उसमें अराजक तत्व की भूमिका निभाए हैं। कपिल सिब्बल साहब राष्ट्र के माने हुए नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन एक खरबूजा है और एक चाकू है। चाकू खरबूजे पर गिरता काट देता है, कैसे? आपने तो सिर्फ चाकू को ही दोष दिया। तो जो आक्रामक होगा, जो उग्र होगा, जो हमलावर होगा, एफआईआर उसी के ऊपर होगी। अगर किसी पक्ष ने, कपिल सिब्बल साहब तो देश के माने हुए अधिवक्ता, हम तो उनसे सीखते हैं, अगर उन्हें लगता है कि किसी हिंदू के खिलाफ होनी चाहिए तो एफआईआर कोई भी करा सकता है। कपिल सिब्बल साहब भी करा सकते हैं, रिक्शे वाला भी करा सकता है। आप करा दीजिए, इतनी कृपा तो कर लीजिए। अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा तथ्य हो, एफआईआर ऑनलाइन भी हो जाती है, आपसे तुम सीखते हैं, आप करा दीजिए उन हिंदू नेताओं के विरुद्ध एफआईआर। एफआईआर कोई ज़रूरी नहीं कि सरकार कराए, जो पीड़ित पक्ष होता है वो सामान्यतः एफआईआर कराता है। अगर आपको इतनी पीड़ा है सिब्बल साहब कि आप समझते हैं कि कुछ हिंदू नेताओं को बचाया जा रहा है, आप एफआईआर लिखा दीजिए। लेकिन इसमें एक हानि है, आईपीसी की एक धारा 182 है। आईपीसी अगर गलत सलत एफआईआर लिखाई या प्रतिशोध की भावना से लिखाई या राजनीतिक कारणों से लिखाई तो आपके खिलाफ 182 की कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए ज़रा एफआईआर लिखाने से पहले ज़रा 2 बार सोच लीजिएगा, सही एफआईआर लिखाइएगा, रंजिशन को एफआईआर लिखाने का कष्ट न कीजिएगा। कहा जा रहा है कि इस हिंसा की जो वजह बनी है वहाँ के लोकल विधायक बने हैं, क्योंकि विधायक आते हैं मुसलमान समाज से और जो मुन्नू मानेसर हैं वो हिंदू धर्म से हैं। दोनों के बीच अनबन रहती है, जुबानी जंग रहती है, और इस जुबानी जंग के बीच जनता पिस चुकी है और हिंसा की चपेट में आ चुकी है। देखिए, मैं तो ये जानता हूँ, पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ठान ले, न एमएलए साहब न मनु मनेसर, वहाँ एक ही सत्ता चलती है और चारों इक्के थाना अध्यक्ष, चौकी इंचार्ज वहाँ के एसपी डीएम के पास हैं। और इनको जो भी अपराधी, न मैं हिंदू जानता हूँ, न मुसलमान जानता हूँ, न मैं एमएलए जानता हूँ, न मैं मनु मनेसर जानता हूँ, कानून की लक्ष्मण रेखा पार की, ऐसी कार्रवाई हो जाएगी कि आप याद करेंगे और आपके साथ पुष्ट याद करेंगे। तो मतलब जुबानी जंग के बीच जो जनता पिसी है, कहीं ना कहीं वो तो बेकसूर थी। जनता तो हमेशा बेकसूर होती है, बेकसूरी पिसता है, और जो खलीफा होते हैं वो फिर सारी पीटते हैं। तो मुझे ये कहना होगा, मेरा आह्वान होगा कि जो आपराधिक असामाजिक तत्व हैं, जो हेट स्पीच दे रहे हैं, जो फेक न्यूज़ और डी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। अब प्रदेश और नूह कुर्बानी मांग रहा है और कुर्बानी देने में प्रमाद न करें। ये पुण्य काम वहाँ के डीएम एसएसपी का है। पुरानी कुछ भूलें हो गई, उसको भूल जाएं। अब नए अध्याय से चंडी भवानी बन करके आइए और अपराधियों के दुष्ट दलन का कार्यक्रम चालू कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आप सभी ने कि किस तरह सर ने बताया कि हरियाणा में नूह में जो हिंसा हुई है उसका आरोपी कौन है और उस पर किस तरह से शिकंजा कसा जाना चाहिए और इस तरह की हिंसाओं पर किस तरह से रोक लगाई जानी चाहिए, कौन कौन अराजक तत्व हैं और उन पर कैसे काबू पाया जाएगा। ये जानकारी के लिए आपने देखा द न्यूज़ 15। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें द न्यूज़ 15।